नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हिंदी की क्लास में। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कवि को, जिनका नाम है हरिवंश राय बच्चन। क्योंकि इनके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछी जा सकती हैं, और बाकी जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको तो आपको बिल्कुल भी छोड़ना ही नहीं है। एक एक चीज़ को याद करना है। तो पढ़ लेते हैं। हम सबसे पहले इनका जीवन परिचय जानेंगे, उनके बाद इनकी जो रचना है उसकी व्याख्या भी करेंगे कविताओं की। ठीक है। तो इनका जन्म हुआ 1907 में। कहाँ हुआ? इलाहाबाद में हुआ। इनकी रचनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखनी है, एक एक चीज़ याद रखनी है। काव्य संग्रह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो भी याद रखने हैं। ठीक है। सबसे पहले मधुशाला है जो 1935 में प्रकाशित हुई, मधुवाला 1938 में, मधु कलश 1938 में। ठीक है। आगे निशा निमंत्रण है, एकांत संगीत है, आकुल अंतर है, मिलन यामिनी है, सतरंगिणी है, आरती और अंगारे है, नए पुराने झरोके हैं, टूटी फूटी कड़ियाँ, ये सारे के सारे काव्य संग्रह हैं। एक भी आपको भूलना नहीं है। ठीक है। आगे क्या करना है? आगे है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर, दश द्वार से सोपान तक। ये आत्मकथा 4 खंड है आत्मकथा के, तो इनको भी आपको याद रखना है। आगे इनके अनुवाद भी आपसे पूछे जा सकते हैं। हैमलेट है, जनगीता है, मैकबेथ है, जो इनके अनुवाद हैं। फिर इनकी एक डायरी है, प्रवासी की डायरी, ये भी आपने याद रखनी है। ये हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई डायरी है। ठीक है। क्योंकि जो आपकी बुक लगी है सिलेबस में, अभिव्यक्ति और माध्यम, उसमें एक टॉपिक है डायरी कैसे लिखी जाती है। तो अगर इस प्रकार से लेसन दिया हुआ है तो आपसे डायरी भी पूछी जा सकती है अलग अलग, कि ये डायरी किसकी है, ये किसकी है। तो हरिवंश राय बच्चन की जो डायरी है उसका नाम है प्रवासी की डायरी, आपने याद रखनी है। उनका पूरा वाङ्मय वचन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। इनका निधन हो गया था 2003 में मुंबई में, ये भी आपको याद रखना है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, ये पंक्ति है हरिवंश राय बच्चन जी की, आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है। आगे इनके जीवन के बारे में कुछ और चीज़ें ध्यान में रख लेते हैं हम, जो आपसे पूछी जा सकती हैं। 1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबद्ध, फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया है। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदनसिक्त गेय शैली में अपनी बात कही है। तो इन्होंने कौन सी शैली का प्रयोग किया है? गेय शैली का प्रयोग किया है। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं के सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति वचन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई है। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार है। तो उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार क्या है? ध्यान रखना है। ठीक है। मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खयाम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं, विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। तो मधुशाला में किनका मस्तानापन अर्थ विस्तार पाता है? तो उमर खयाम का नाम आपको याद रखना है। उमर खयाम के नाम का जिक्र हुआ है। ठीक है। जीवन एक तरह का मधु कलश है, दुनिया मधुशाला है, कल्पना साकी कविता वह प्याला जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। तो इन्होंने जीवन एक तरह का मधु कलश, जीवन को क्या कहा है? मधु कलश। क्वेश्चन बन सकता है कि हरिवंश राय बच्चन जी ने जीवन को क्या कहा? मधु कलश कहा, दुनिया को मधुशाला कहा, कल्पना साकी और कविता को प्याला कहा है जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है, पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट बने, कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करें तो अंततः एक सूफियाना सी बेख्याली मन पर छाएगी, एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा और तेरा मेरा के समस्त झगड़े काफूर हो जाएंगे। तो इस प्रकार की जो इनकी शब्दावली है उसे क्या कहा गया है? हालावादी दर्शन कहा गया है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आपने ध्यान रखना है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी युग बोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गई, उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाया है।
बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है, पर उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है, जो ईमानदार आत्म स्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण निरंतर पठनीय बनी हुई है। तो यहाँ पर आत्मकथा के लिए कौन सी शैली का प्रयोग किया गया है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ उनकी कविता आत्म परिचय तथा गीत संग्रह निशा निमंत्रण का एक गीत दिया जा रहा है। ठीक है, आत्म परिचय कविता है और निशा निमंत्रण से एक गीत है। तो संग्रह कौन सा है? निशा निमंत्रण है। अच्छे से याद रखना है आपने। ठीक है, अपने को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है। जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं। दुनिया अपने व्यंग्यवाण और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उत्स, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। ठीक है, ये बातें आपने एक ध्यान रखनी है कि किस किन बातों का इन्होंने जिक्र किया है। अपना परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म ही उद्घाटित करता चलता है। और पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में यह बनता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है। दुनिया से उनका संबंध कैसा है? प्रीति कलह का है। मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है। तो उनका जीवन क्या है? क्या बताया उन्होंने अपने जीवन के बारे में कि मेरा जो दुनिया से संबंध है वो तो प्रीति कलह का है, और जो मेरा जीवन है वो विरुद्धों का सामंजस्य है। ठीक है, उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतलवाणी में आग, विरुद्धों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य साधते साधते ही वह बेखुदी, वह मस्ती, वह दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है। तो उन्होंने उन्मादों में क्या? अवसाद बताया है। रोदन में क्या? राग बताया है। शीतलवाणी में आग, विरुद्धों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य साध से ही वह बेखुदी, वह मस्ती, वह दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है। कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। तो ये जो पंक्तियाँ हैं अच्छे से आपको ध्यान रखनी है। जैसा कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ, यह ठस्सा ही शायावादोत्तर गीति काव्य का प्राण है। ठीक है, किसी असंभव आदर्श की तलाश में सारी दुनियादारी ठुकरा कर उस भाव से दुनिया से कोई वास्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं। प्रीति कलह का यही वितान और विरोधाभास का यह विग्रह इन्हें दूर टिमटिमाते तारे की अबूझ रहस्यात्मकता से लहालोट रखता है। निशा निमंत्रण से उदत्त गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश है। बहुत ही सरल सर्वानुभूत बिंबों के जरिए किसी अगोचर सत्य की रूहानी शूहन महसूस करा देना बच्चन की जो अलग विशेषता है, यह गीत उसका एक बेहतरीन नमूना है। किसी प्रिय आलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास की पगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है, अन्यथा हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने के अभिक्षिप्त हो जाते हैं। गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए हैं। तो इनके बारे में काफ़ी गूढ़ बातें कही गई हैं इनके जीवन परिचय में। तो आपको एक बार समझ ना आया तो कृपया दूसरी बार सुन लेना और खुद पढ़कर भी मतलब कि देखने की कोशिश करना कि क्या कहा गया है, कि एक चीज़ को आपको ध्यान देना है। अब इनकी पंक्तियाँ जो आत्म परिचय कविता है, इनकी पंक्तियों के बारे में जान लेते हैं कि इन्होंने आत्म परिचय में क्या बोला है, क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। तो ये कहते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कभी अपने जीवन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैं सांसारिक जीवन के बोझ को वहन करते हुए अपना जीवन यापन कर रहा हूँ, लेकिन मैं इससे दुखी नहीं होता हूँ और न ही विचलित होता हूँ। फिर भी मैं अपने जीवन में बहुत सारा प्यार लिए फिरता हूँ। ठीक है, बहुत सारा प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। ठीक है,
अपने जीवन में बहुत सारा प्यार कवि कहता है कि मैं लिए फिरता हूँ, ठीक है। अपने अतीत को याद करते हुए कवि कहता है कि मेरे जीवन में भी कोई प्रिय आया था, मेरे जीवन में भी कोई प्रियजन आया था जिसने अपने प्यार भरे हाथों से मेरे हृदय रूपी वीणा की तारों को बजाया, झंकृत करना, बजाना, ठीक है। आज मैं उनकी उसकी यादों के रूप में अपनी सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि कहना क्या चाहता है? कवि कहना चाहता है कि उसके जीवन में भी कोई उसे प्यार करने वाला आया था, मगर साथ नहीं रहा। अब वह उसकी यादों के सहारे ही जीवन जी रहा है। तो इन पंक्तियों में कवि ने अपने जीवन के बारे में इतना बताया है। आगे कवि कहता है कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो कवि अपने बारे में आगे क्या बताते हुए कहता है? कवि आगे कहता है कि प्रेम रूपी मदिरा को पीने वाला हूँ, कि मैं प्रेम रूपी मदिरा को पीने वाला हूँ। मदिरा शराब, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। कवि कहता है कि मैं प्रेम रूपी मदिरा को पीने वाला हूँ और इसी प्रेम की मदिरा के नशे में मैं मस्त रहता हूँ, ठीक है। मैं केवल अपने आप में ही मस्त रहता हूँ, मैं कभी संसार का ध्यान नहीं करता। मैं नहीं ये सोचता कि संसार के लोग क्या कहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये संसार तो खुद स्वार्थी है। कवि कहता है कि ये संसार तो खुद स्वार्थी है, ये तो केवल उन लोगों को पूछता है जो इसकी बड़ाई करते हैं और इसके अनुसार चलते हैं। तो मैं तो अपने अनुसार चलता हूँ, मैं तो प्रेम के मदिरा के नशे में मस्त रहता हूँ। ये संसार तो ऐसा है, जो जन इसके प्रतिकूल चलता है उसे बिल्कुल नहीं पूछता, जो मतलब कि संसार के खिलाफ चलता है उसे ये संसार नहीं पूछता। ये कवि कह रहा है, मैं तो अपने आप में मगन रहता हूँ, अपनी भावना को सुनाता रहता हूँ, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, अपनी भावना को ही सुनाता रहता हूँ। आगे कवि कहता है, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। मैं यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, ठीक है। इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाह रहा है और क्या कहता है? कवि कहता है कि मैं तो अपने ही हृदय के भावों को उपहारों की तरह लेके जीवन यापन कर रहा हूँ। मैं तो अपने ही हृदय के भावों को उपहारों की तरह लेके जीवन यापन कर रहा हूँ। कवि का कहने का जो मतलब है कि उसने अपने हृदय की भावनाओं को ही उपहारों की तरह संभाल रखा है, कि उन्होंने अपने हृदय की जो भावनाएं हैं ना, उनको ही उपहारों की तरह संभाल रखा है। इन्हीं भावों और उपहारों को लेके ही मैं विचरण कर रहा हूँ। आगे कवि कहता है कि इस संसार में तो प्यार का अभाव है। कवि कह रहा है कि संसार में तो प्यार का अभाव है, जिसके कारण ये अपूर्ण है। जिसमें प्यार नहीं है तो ये पूर्ण कैसे है? ये अपूर्ण है। मुझे ऐसी अपूर्णता अच्छी नहीं लगती। ऐसे प्रेम रहित संसार की मैं अपेक्षा करके अपने ही सपनों का संसार लेकर जी रहा हूँ। मैं ऐसे प्रेम रहित संसार की उपेक्षा करके मैं अपने ही सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। तो ये कह रहे हैं हमारे कवि हरिवंश राय बच्चन जी। आगे ये कहते हैं कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। क्या कहते हैं? कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। कवि कह रहा है कि कवि कह रहा है कि मेरे जीवन में जिस प्रिय का आगमन हुआ वह अब मेरे साथ नहीं, वह उनसे दूर है, उनकी यादों के सहारे जी रहा है। इसीलिए मैंने अपने हृदय में वियोग की अग्नि जला रखी है। कह रहे हैं ना, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, तो उनके हृदय में कैसी अग्नि जल रही है? वियोग की अग्नि जल रही है, विरह की अग्नि जल रही है, ठीक है। और उस जीवन में निरंतर जल रहा हूँ। किस जीवन में? यहाँ उनकी प्रिय नहीं है, उनका वियोग है, तो उसी वियोग की अग्नि को अपने हृदय में जलाकर वह जी रहे हैं। आगे कवि कहता है कि मेरे जीवन में चाहे सुख हो या दुख हो, मैं दोनों ही अवस्थाओं में मगन रहता हूँ। मैं ना दुख में बहुत खुश होता हूँ और न ही
ना मैं सुख में बहुत खुश होता हूँ और ना ही मैं दुख में बहुत दुखी होता हूँ, बल्कि दोनों ही स्थितियों में संतुलन बना के रखता हूँ। ठीक है, कवि कहते हैं कि ना तो मुझे सुख ही ज़्यादा खुशी देते हैं और ना ही दुख ज़्यादा दुखी करते हैं, बल्कि मैं दोनों ही स्थितियों में संतुलन बनाकर चलता हूँ। कवि संसार के बारे में कहते हैं कि यह संसार, इस संसार ऐसा है कि जो संसार के लोग हैं इस संसार रूपी भव सागर को चलने के लिए नाव का निर्माण करते हैं, नाव का सहारा लेते हैं, मतलब कि मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, मोक्ष पाने के लिए कोई ना कोई सहारा लेते हैं, उसी सहारे को नाव कहा गया है। ठीक है, लेकिन कवि कह रहा है कि मगर मुझे इस प्रकार से संसार से जाने की कोई जल्दी नहीं है, कोई मुझे नाव की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि कोई मुझे मोक्ष प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं है। मैं तो इस संसार रूपी सागर की लहरों पर ही मस्ती से बहना चाहता हूँ। ठीक है, तो इन पंक्तियों में कवि ये कह रहे हैं, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, मतलब कि इस जो भव सागर कह सकते हैं इसकी लहरों पर मस्ती से बहना चाहता हूँ। ठीक है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। आगे कवि कहता है कि मैं तो अपनी जवानी के जोश में जी रहा हूँ, मैं तो अपनी जवानी के जोश में जी रहा हूँ, मेरे दिल में आज भी जवानी की मस्ती और जोश है। ठीक है, कवि अपने आप को कहते हैं कि मेरे दिल में तो आज भी जवानी की मस्ती है और जोश है, जिसमें मस्त होकर मैं जीवन यापन कर रहा हूँ। लेकिन इस जवानी के मतलब कि इस जवानी के जोश में जो दुख हैं वो भी हैं, मेरे हृदय में दुख भी समाये हुए हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, जवानी के ये मतलब कि मेरे हृदय में जो दुख समाये हुए हैं उनको मैं अपनी यादों को उनको संभाल रखा है, मैंने अपनी यादों में उन दुखों को संभाल रखा है। दुख क्या है कि उनकी प्रिय जो उनके साथ नहीं है, दुख है उनको, वो जो दुख है उनके हृदय में है, लेकिन बाहर से वो हंस रहे हैं, अंदर से तो दुखी हैं, किसी के बिछड़ने का गम उनको लगा हुआ है, वियोग की अग्नि में जल रहे हैं। तो कवि कहता है कि चाहे मुझ में कोई भी स्थिति है, मैं जवानी के जोश में फिर भी जी रहा हूँ, मुझे जो मतलब स्थितियाँ उत्पन्न हो रखी हैं, मैं अंदर से बाहर से हंस रहा हूँ, अंदर से रो रहा हूँ, फिर भी मैं जवानी के जोश में जी रहा हूँ। यादों का स्वभाव ऐसा होता है कि आपको पता है कि बाहर से अगला हंसता रहता है लेकिन अंदर में जो यादें होती हैं रुलाती हैं। तो यही हालत कवि की है, कवि अपनी प्रिय की यादों को लेकर ही जी रहा है, क्योंकि जो दुख है अपने प्रिय से बिछड़ने का वो कवि फील करते हैं, अपने दिल में यादें लिए बैठे हैं। ठीक है, तो यही कहना चाहते हैं कि मैं जवानी के जोश में जी तो रहा हूँ, हंस रहा हूँ, लेकिन हंस ऊपर से रहा हूँ, अंदर से तो किसी के दुख में विरह में रोता हूँ, तो उनकी यादें रुलाती हैं। तो इस प्रकार से ये कवि कहते हैं। ये जो आत्म परिचय कविता है ये आधी हो गई है, आधी हम कल कर लेंगे, उनके साथ इसके साथ ही जो गीत है वो भी कंप्लीट कर लेंगे, उसके 3 पैराग्राफ उसके हैं। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिले तो प्लीज़ लाइक वगैरह कर दिया करो, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।